पुतिन नाम तो सुना होगा। भारतीयों के दिलो दिमाग में एक बोल्ड वर्ल्ड लीडर की इमेज रखने वाले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बारे में हम कुछ ज़्यादा खास जानते नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप सभी देख रहे हैं गौरव एक्सप्लेन्स। रूस के करंट प्रेसिडेंट और पिछले 24 सालों से रूस के पावर सेंटर हैं व्लादिमीर पुतिन। फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को तत्कालीन यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ में लेनिनग्राद, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। 1975 में पुतिन ने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त की और इसी यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात हुई प्रोफेसर एनाटोली सोबचैक, जो बाद में पुतिन के पॉलिटिकल मेंटोर भी बने। लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1975 में ही पुतिन ने यूएसएसआर की मेन सिक्योरिटी एजेंसी केजीबी ज्वाइन की। केजीबी में पुतिन लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट तक प्रमोट हुए। केजीबी में 15 साल तक सर्विस करने के बाद पुतिन ने वहां से रिजाइन कर दिया और 1991 में वापस लेनिनग्राद चले गए। वहां उन्होंने लेनिनग्राद के उस टाइम के मेयर और अपने फॉर्मर प्रोफेसर एनाटोली सोबचैक का एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन किया और यहीं से शुरुआत हुई पुतिन के पॉलिटिकल कैरियर की। 1991 में केजीबी से रिजाइन करने के बाद से 1996 तक पुतिन लेनिनग्राद में कई सारे पॉलिटिकल और गवर्नमेंट पोजीशंस पर रहे। 1996 में एनाटोली सोबचैक के मेयर पोस्ट के री-इलेक्शन में हारने के बाद पुतिन मॉस्को चले गए और वहां पर उन्होंने रूस के तत्कालीन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ज्वाइन कर लिया। मार्च 1997 में पुतिन के टैलेंट को देखकर प्रेसिडेंट येल्त्सिन ने अपने प्रेसिडेंशियल स्टाफ का डिप्टी चीफ पुतिन को बना दिया। इसके बाद 1998 में येल्त्सिन ने पुतिन को केजीबी की सक्सेसर एफएसबी यानी कि फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, जो कि रूस की प्राइमरी इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। 9 अगस्त 1999 को प्रेसिडेंट येल्त्सिन ने पुतिन को रशियन फेडरेशन यानी कि रूस का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया और 16 अगस्त को वहां की जो संसद है, लेजिस्लेचर है, द स्टेट ड्यूमा, उसके अप्रूवल के बाद पुतिन फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर रूस के बन गए। 31 दिसंबर 1999 को प्रेसिडेंट येल्त्सिन ने अनएक्सपेक्टेडली अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देश के प्राइम मिनिस्टर होने के कारण जो पुतिन थे वो रूस के एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए। ये उनका फर्स्ट टाइम था जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। फिर मार्च सन 2000 को हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में पुतिन ने पहले ही राउंड में 53% वोट पाके पहली बार वो अपने देश के फुल टाइम प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए मार्च 2004 में और इसमें भी पुतिन ने 71% वोट पाकर जीत दर्ज की और दूसरी बार वो अपने देश के फुल टाइम प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने थे मार्च 2008 में, लेकिन अकॉर्डिंग टू रशियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी व्यक्ति लगातार 2 टर्म या 2 कार्यकाल से ज्यादा बार प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। अब भाई ऐसा नेता भी क्या नेता जो किसी नियम का या लॉ का लूप होल ना निकाले, और पुतिन ने भी इस लॉ का एक लूप होल निकाला। उन्होंने क्या किया कि 2008 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे उनमें अपनी जगह अपने एलाई और फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर दिमित्री मेदवेदेव को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़वाया और 2008 के इलेक्शन में दिमित्री मेदवेदेव प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते और वो प्रेसिडेंट बने। और 8 मार्च को प्रेसिडेंट की शपथ लेने के अगले ही दिन मेदवेदेव ने पुतिन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। अब सबको पता था कि भले ही प्रेसिडेंट मेदवेदेव हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी देश की और गवर्नमेंट की असली पावर पुतिन के हाथों में थी। सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते थे। सन 2008 में ही रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया जिसके द्वारा नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस यानी 2012 से जो भी व्यक्ति रूस का प्रेसिडेंट बनेगा, रशियन फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनेगा, उसका टेन्योर 4 साल की जगह 6 साल का होगा। यानी कि 2012 में जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट बनेगा वो 16 में नहीं बल्कि 2018 में रिटायर होगा। फिर 2012 में जब नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए तो उनमें पुतिन ने 64% वोट पाए और थर्ड टाइम वो अपने देश के प्रेसिडेंट बने। और प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने एलाई और दोस्त और फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। ये होती है दोस्ती का नतीजा। अगर आप किसी से अच्छी दोस्ती रखो तो ऐसे आपको फल मिलता है, तो ध्यान रखें अगली बार से। इन इलेक्शंस पर रिग्ड होने और फ्रॉड का चार्जेस लगाकर देश भर में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए और भारी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स थे उनको जेल में डाला गया। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इस इलेक्शंस पर फ्रॉड के चार्जेस लगाए गए।
फिर सन 2013 में रूस और यूएस के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे। आपने एडवर्ड स्नोडेन का नाम सुना होगा। हुआ क्या था कि स्नोडेन जो अमेरिका में एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने अमेरिका के टॉप सीक्रेट प्रोग्राम्स विकीलीक्स की वेबसाइट पर लीक कर दिए थे और रूस से असाइलम यानी कि शरण मांगी थी और व्लादिमीर पुतिन ने स्नोडेन को शरण भी दे दी थी और इसी वजह से दोनों देशों के बीच, यूएस और रसिया के बीच काफी टेंशंस बढ़ गई थी। फिर आता है पुतिन के पॉलिटिकल करियर का पहला मेजर टर्निंग पॉइंट। एक लंबे सिविल प्रोटेस्ट के बाद फरवरी 2014 में रूस के पड़ोसी देश यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया था। विक्टर एक प्रो रशियन लीडर थे और इसीलिए ओवरथ्रो के बाद, तख्तापलट के बाद उन्होंने रूस में शरण ली थी। पुतिन ने यूक्रेन की जो नई इंतरिम गवर्नमेंट थी उसको रिकॉग्नाइज करने से बिल्कुल मना कर दिया और यूक्रेन में रशियन इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के नाम पर यूक्रेन में अपनी सेना भेज दी, अपनी आर्मी भेज दी और यूक्रेन का एक ऑटोनोमस रीजन हुआ करता था क्रीमिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया। 16 मार्च 2014 को क्रीमिया में एक रेफरेंडम कराया गया और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार क्रीमिया के लोगों ने रूस से जुड़ने के फेवर में वोट दिया और 21 मार्च को क्रीमिया को फॉर्मली रूस में एनेक्स यानी कि मिला दिया गया। पुतिन के सेकेंड टर्म से ही उनके खिलाफ अपने अपोजिशन को साइलेंस करने के आरोप लगते रहे हैं। 2015 में रूस के अपोजिशन लीडर बोरिस नेमत्सोव का क्रेमलिन में दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। एलेक्सी नेवलेनी एक अपोजिशन एक्टिविस्ट को बार बार जेल में डाला गया। साथ ही हर बार पूरे देश में हो रहे इलेक्शंस, जहां पर भी रूस में जब भी चाहे लोकल इलेक्शंस हो, चाहे नेशनल इलेक्शंस हो, चाहे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो, बार बार उन इलेक्शंस पर फ्रॉड के चार्जेस लगते हैं, ना सिर्फ इंटरनली बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर। फिर अपना 6 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद मार्च 2018 में एक बार फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए और इलेक्शन से पहले ही अपोजिशन लीडर नेवेल्नी, जो उस समय काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे रसिया में, उसको प्रेसिडेंशियल रेस से ही बैन कर दिया कि भाई ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना तो तुम लड़ पाओगे इलेक्शन, ना ही तुम बन पाओगे प्रेसिडेंट। एंड गेस करिए कि क्या हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही गेस किया है। 76% वोट पाकर पुतिन फिर से रशियन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और अगेन पूरी दुनिया भर में इन इलेक्शंस पर फ्रॉड के चार्जेस लगाए गए, इनको रिग्ड बताया गया। इसके बाद जनवरी 2020 में कोविड से ठीक पहले पुतिन ने रूस की फेडरल असेंबली यानी कि वहां की जो संसद है, जैसे हमारे यहाँ की संसद है वैसे ही रूस की जो संसद है, उसमें अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस प्रपोज किए, कुछ बदलाव के बारे में बात कही। इन अमेंडमेंट से रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारी बदलाव लाने की बात कही गई थी और उनमें से एक अमेंडमेंट ऐसा था जिसके द्वारा पुतिन को 2 एक्स्ट्रा टर्म तक इलेक्शन लड़ना अलाउ किया जाना था। यानी कि जो वहां 2 टर्म की जो लिमिटेशन है उसको स्पेशली पुतिन के लिए हटाया गया। यानी कि 2024 में जब उनके 2 टर्म पूरे हो जाएंगे उसके बाद 2 टर्म और इलेक्शन लड़ने की अनुमति दी गई। इस मूव से पुतिन ने खुद को सन 2026 तक पावर में बने रहने का लीगल जुगाड़ कर लिया है। जुलाई 2012 में इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रूस में एक नेशनल रेफरेंडम करवाया गया और एज प्रिडिक्टेड फिर से पुतिन के इस मूव के फेवर में 79% वोट पड़े। साल के एंड में पुतिन ने रेफरेंडम के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट किया और उन पर साइन कर दिया और इसके बाद वो रेफरेंडम वहां लॉ बन गया। एंड अगेन अपोजिशन द्वारा और पूरे वर्ल्ड लेवल पर इस रेफरेंडम की लीगैलिटी पर सवाल उठाए गए। इसके अलावा सन 2021 में यूक्रेन के नाटो में एज अ फुल मेंबर ज्वाइन करने की, शामिल होने की बातें चल रही थी, जो कि रसिया की जियोपॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं था। 24 फरवरी 2022 को पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का अनाउंसमेंट करते हुए यूक्रेन में अपनी मिलिट्री भेज दी और फुल स्केल पर यूक्रेन का इन्वेजन कर दिया, उस पर हमला कर दिया। रूस को लगा था कि यूक्रेन का ये इन्वेजन बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और जल्दी ही यूक्रेन रूस के कब्जे में होगा, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। उन्हें यूक्रेन में बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस मिला। यहाँ तक कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे और यूक्रेन के एक टीवी सीरियल में यूक्रेन के प्रेसिडेंट का रोल भी कर चुके थे, उन्होंने भी खुद आगे बढ़कर अपनी आर्मी का मनोबल बनाया, उनको मोटिवेट किया और रेजिस्टेंस में पार्टिसिपेट किया। वॉर में काफी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलने के बाद पुतिन ने रूस के प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर ग्रुप की हेल्प ली और जल्द ही वैगनर ग्रुप ने भी यूक्रेन पर हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आया
कहानी में ट्विस्ट आता है 23 जून 2023 को, जब वैगनर ग्रुप के फाउंडर एंड लीडर प्रिगोजिन ने रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के खिलाफ ही बगावत शुरू कर दी, म्यूटिनी कर दी और अपनी जो उनकी फौज थी, अपने जो वैगनर ग्रुप के जो लड़ाके थे, उनको वापस मॉस्को में डिफेंस मिनिस्ट्री के ही खिलाफ भेज दिया। इस बीच बेलारूसियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको के प्रिगोजिन और पुतिन के बीच मीडिएशन के बाद वैगनर मर्सनरीज को वापस वॉर में भेज दिया गया। लेकिन किसी टाइम पुतिन के बहुत ट्रस्टेड एलाई माने जाने वाले प्रिगोजिन और पुतिन के बीच अब ट्रस्ट खत्म हो चुका था। 17 मार्च 2023 को पुतिन को यूक्रेन इन्वेजन के दौरान वहां हुए वॉर क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल पाया गया और आईसीसी ने उनके खिलाफ, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ एक वर्ल्ड लेवल पे अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। फरवरी 2022 में शुरू हुई ये वॉर आज भी खत्म नहीं हुई है और यूक्रेन की आर्मी रशियन आर्मी से अपने कई सारे एरियाज को वापस रिकवर कर चुकी है। पिछले साल यूक्रेन इन्वेजन के बाद से रूस और रशियन ऑफिशियल्स दुनिया भर के सैंक्शन झेल रहे हैं और खुद पुतिन के खिलाफ आईसीसी ने इस साल अरेस्ट वारंट जारी किया है। रूस में इंटरनली और इंटरनेशनली हर बार इलेक्शन फ्रॉड के चार्जेस लगते रहते हैं, पर इस सबसे पुतिन को क्या। 2020 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद से पुतिन का 2036 तक पावर में बने रहना क्लियर हो गया है। कुछ यूएस फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो इलीगली पुतिन के पास लगभग 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति है और इसके साथ ही पुतिन जूडो में नेशनल चैंपियन भी हैं। अब ऐसे आदमी पर हाथ डाले भी कौन? मैं ही चोर, मैं ही पुलिस, तू कौन? धन्यवाद।